नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन का चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मंसूरी स्थित एलबीएस अकादमी के दीक्षांत समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चिंतन और व्यवस्था से दूर होंगी समस्याएं। गोपीसुर में भालुओं को करंट से मौत पर ईई समेत 3 के खिलाफ मुकदमा। बांग्लादेश हाईकोर्ट का एस्कॉन को बैन करने से इनकार। नई दिल्ली साइबर अपराध की जांच को पहुंची ईडी टीम पर हमला। हेमंत सोरेन चौथी बार बने झारखंड के सीएम। देहरादून एनएचएम के 5000 कर्मचारियों का वेतन बढ़ा। रुद्रप्रयाग फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 2 शिक्षकों को सजा। देहरादून नई फिल्म नीति से प्रादेशिक सिनेमा होगी हिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सिविल सेवकों की अहम भूमिका है। अब चिंता की जगह चिंतन और व्यथा की जगह व्यवस्था से समस्याएं दूर होगी। यह बात गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंसूरी में कही। वहीं यहाँ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 99 फाउंडेशन कोर्स के दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। युवा अफसरों से रूबरू होते हुए शाह ने कहा कि यहाँ विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाले शिल्पियों का समूह मौजूद है, जो अभ्यास, कर्मठता और ऊर्जा से लबरेज है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश के आज़ादी की शताब्दी का उत्सव मनाया जाएगा, उस वक्त भारत दुनिया में हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। यह मिशन तभी सफल होगा जब सभी देशवासी एकजुट होकर प्रयास करेंगे। गोपेश्वर के बैतरणी स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी में करंट से भालू व शावक की मौत के मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ई सहायक अभियंता व अवर अभियंता के खिलाफ गुरुवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। केदारनाथ वन प्रभाग ने वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है। बैतरणी में मंगलवार रात भालू व शावक की मौत होने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने प्रभागीय वन अधिकारी जुगल किशोर चौहान के नेतृत्व में मौका मुआयना किया था। इस संबंध में टीम द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट में बताया गया कि एसटीपी के ट्रांसफार्मर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। ऐसे में भालुओं करंट की चपेट में आ गए। इस पर वन अधिकारियों ने मामले में जल संस्थान के अफसरों की लापरवाही मानते हुए गुरुवार को केस दर्ज कराया था। इस संबंध में प्रभागीय वन अधिकारी केदारनाथ तरुण एस ने बताया कि मौके पर ट्रांसफार्मर जमीन पर रखा था। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं है, जिससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। जांच में एसटीपी प्लांट संचालित कर रहे जल संस्थान कार्मिकों की ओर घोर लापरवाही सामने आई है। ऐसे में एसटीपी संचालन कर रहे जल संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज किया गया है। डीएफओ ने बताया कि मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एसके श्रीवास्तव, सहायक अभियंता अरुण गुप्ता व अपर अभियंता राहुल नेगी को आरोपी बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 5000 कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एनएचएम निदेशालय ने गुरुवार को इन सब की वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिए। इसके तहत अलग अलग श्रेणी में क्रमशः 11, 7 और 15% की वेतन वृद्धि की गई है। इस संबंध में एनएचएम की सहायक निदेशक डॉक्टर अर्चना ओझा ने सभी जिलों के सीएमओ, जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य सचिवों को आदेश भेज दिया है। इस आदेश के अनुसार 25,000 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में 7%, 20,000 वेतन वालों के लिए 11 और 15,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। इसके अलावा एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार जताया है। बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 2 और शिक्षकों को अदालत ने सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की कोर्ट ने दोनों शिक्षकों को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास के साथ 15,000 रुपये का दंड की सजा सुनाई है। रुद्रप्रयाग में वर्ष 2005 में विजय सिंह जिंगवाड़ पुत्र वचन सिंह और मलक पुत्र 16 लाल ने बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक की नौकरी पाई थी। बाद में इन दोनों के बीएड की डिग्री के सत्यापन प्रक्रिया के दौरान शिक्षा विभाग को एसआईटी जांच में पता चला कि उनकी डिग्री फर्जी है। इस संबंध में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से मिली रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों आरोपियों को विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री जारी नहीं हुई। इस पर शिक्षा विभाग ने दोनों के विरुद्ध केस दर्ज करा लिया, साथ ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। यह मामला सीजेएम कोर्ट रुद्रप्रयाग के समक्ष विचारण को आया। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विजय व मलक राज को फर्जी डिग्री के आधार पर छल से नौकरी प्राप्त करने के संबंध में दोषी पाते हुए दोषी सजा सुनाई है। उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति का असर प्रदेश में तेजी से बन रही फिल्मों के रूप में सामने आ रहा है। गत फरवरी में नई फिल्म नीति मंजूर होने के बाद से अब तक 20 फिल्मों को अनुमति दी जा चुकी है, जबकि 12 फिल्में प्रदर्शित भी हो चुकी है। संचालित आंचलिक सिनेमा प्रेमियों को उम्मीद है कि अगले साल उत्तराखंडी फिल्मों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। उत्तराखंड में बीते 8 माह में पितृकुड़ा, रिखोली, अजान, असकार, मीठी संस्कार सहित बर्थो, सुगोरो धाम 2, धरती में और कुमो की दानू फूला
दद्दी कुबक्सा कारा एक प्रथा फिल्म रिलीज हुई। इसके अलावा गढ़ कुमो, दुर्गम, माया की बैरी, टिंचरी माई, द अनटोल्ड स्टोरी, मिशन देवभूमि, पहाड़ी बाबू, मेरे गांव की घाट, घबरौल, जोना, मांगल, देसी कलाकार, चार चतुर, जन्मभूमि, रजपिया, फल फिर रात खुलेगी, निखणिया, जुग जैसी फिल्में बहुत जल्द सिनेमाघरों में नजर आएंगी। संयुक्त निर्देशक सूचना उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने बताया कि नई फिल्म नीति लागू होने के बाद आंचलिक फिल्मों के निर्माण में काफ़ी तेजी आई है। यहाँ तक फिल्मकार मनपसंद कलाकारों के लिए सिफारिशें लगा रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का माहौल बन रहा है। उधर फिल्म निर्देशक अनुज जोशी ने बताया कि फिल्में बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराए जा रहे अनुकूल माहौल से निर्माता निर्देशकों को खासा उत्साह है। उत्तराखंड में कॉमर्शियल वाहनों की मॉडल सीमा लागू की जाएगी। वाहनों की आयु सीमा तय करने के लिए आधार पर रोक के कारण परिवहन विभाग वाहनों की मॉडल सीमा लागू करने जा रहा है, जिसके तहत वाहनों को दिए जाने वाले रूट परमिट की अधिकतम आयु सीमा तक होगी। परमिट अवधि पूरी हो जाने के बाद वाहन मालिक को उस रूट से वाहन को हटा लेना होगा। संबंधित वाहन के लिए दूसरे रूट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। राज्य में खासकर पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम के लिए यह किया जा रहा है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ST के निर्देश पर गठित पठोई समिति वाहन मॉडल सीमा को अंतिम रूप दे रही है। गुरुवार को संपर्क करने पर उपायुक्त परिवहन दिनेश पठोई ने बताया कि STA की अगली बैठक से पहले इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। मालूम हो कि 1 अक्टूबर को STA बैठक में भी इसका प्रस्ताव आया था। STA अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार संत ने इसे विस्तृत रूप से तैयार करने के निर्देश दिए थे। केदारनाथ में विकास कार्य को और गति मिलेगी धामी। देहरादून जल जीवन मिशन के घटिया काम श्रमदान किए गए घोषित। जल जीवन मिशन से जुड़ी बागेश्वर, पिथौरागढ़, गंगोली हाट की 2 योजनाओं में घटिया गुणवत्ता के कार्यों को श्रमदान घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को हुई जल जीवन मिशन की सीएम समीक्षा बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों कार्यों को श्रमदान घोषित कर दिया। गुरुवार को दोनों कार्यों का श्रमदान घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए। गंगोली हाट में पिथौरागढ़ में बासुकीनाथ ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना में इनफिल्ट्रेशन बिल का निर्माण घटिया गुणवत्ता का पाया गया। थर्ड पार्टी जांच में गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे। इस पर काम को निष्प्रयोज्य घोषित करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ बागेश्वर की बेड़ा मझेड़ा ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना में बनाई गई पंप हाउस का निर्माण भी बेहद घटिया गुणवत्ता का हुआ। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों काम को श्रमदान घोषित करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध निर्देशक रणवीर सिंह चौहान की ओर से गुरुवार को दोनों कार्यों को श्रमदान घोषित करने के विधिवत आदेश जारी कर दिए गए। MD जल निगम ने बताया कि कहीं भी घटिया गुणवत्ता का काम मिला तो इसी तरह से श्रमदान घोषित करते हुए ठेकेदार से नई सिरे से गुणवत्ता युक्त नया निर्माण कार्य कराया जाएगा। किसी भी सूरत में घटिया गुणवत्ता कार्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। टिहरी झील में रविवार से चलेगी क्रूज बोट ट्रायल हुआ पूरा। टिहरी झील में आधुनिक सुविधाएं युक्त क्रूज बोट संचालन का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। 1 दिसंबर से टिहरी झील में साहसिक खेलों के शौकीन क्रूज में शामिल कर रात में भी झील का दीदार कर सकेंगे। क्रूज बोट संचालन से झील में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही इससे स्थानीय लोगों को भी फायदा मिलेगा। क्रूज बोट में एक कमरे का किराया लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच देना होगा। टिहरी झील में वर्ष 2014-15 में बोटिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन आधुनिक सुविधा युक्त बोटों का अभी भी अभाव बना हुआ है। टाडा झील विशेष क्षेत्र पर्यटन प्राधिकरण ने करीब 2 साल पहले खुली निविदा के आधार पर झील में एक क्रूज बोट का उतारने का काम एक निजी क्षेत्र की कंपनी को दिया था। संबंधित कंपनी ने निजी संसाधनों से झील में करीब 8 करोड़ की लागत से क्रूज बोट का निर्माण किया है। वर्तमान में क्रूज का ट्रायल भी सफल रहा। सफल होने के बाद कंपनी ने विधिवत रूप से क्रूज संचालन की NOC के लिए टाडा में आवेदन किया था। गुरुवार को टाडा के CEO मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला पर्यटन अधिकारी सोहन सिंह राणा, जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी सतीश त्रिपाठी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल CB कुंड ने क्रूज बोट का निरीक्षण किया। वह निरीक्षण रिपोर्ट CEO को देंगे, जिसके बाद NOC जारी होगी। संबंधित कंपनी के निदेशक विजय बिष्ट ने बताया कि 1 दिसंबर से 12 कमरे, रेस्टोरेंट, शौचालय समेत अन्य आधुनिक सुविधा युक्त क्रूज का संचालन शुरू किया जाएगा। बताया गया क्रूज के एक कमरे का किराया करीब 30 से 40 हज़ार के बीच तय किया गया है। इस संबंध को वेबसाइट पर जानकारी भी साझा की जाएगी। डोबरा, तिवालगाड़ और रोलाकुंड में क्रूज के लिए पॉइंट बनाए गए हैं। क्रूज में विभिन्न तरह की गढ़वाली, देसी विदेशी व्यंजन भी पर्यटकों को परोसे जाएंगे। उम्मीद है कि झील में क्रूज के शुरू होने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। पर्यटक रात 42 वर्ग किलोमीटर में फैली विश्व प्रसिद्ध झील में चलते हुए क्रूज में प्रकृति का दीदार कर सकेंगे। पौड़ी NIT कैंपस बनाने के लिए पहले चरण में कटेंगे 315 पेड़।
पौड़ी के सुमाड़ी में प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी का परिसर बनाने की लेकर यहां खड़े पेड़ों के कटान की संस्तुति वन संरक्षक गढ़वाल ने भी दे दी है। जिससे पहले डीएफओ गढ़वाल ने अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट सीएफ को भेज दी गई थी, जिसमें कई दौर के निरीक्षण के बाद एनआईटी परिसर को बनाने में 979 पेड़ों के कटान की बात कही गई थी। सीएफओ की संस्तुति के बाद डीएफओ गढ़वाल ने पहले चरण में 315 पेड़ों के पातन की अनुमति विभिन्न शर्तों के साथ दे दी है। सुमाड़ी में जिस भूमि में एनआईटी का कैंपस तैयार होना है वहां पर हरे पेड़ की वजह से कार्यदायी संस्था काम नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए पहले पेड़ों के कटान की अनुमति वन विभाग से लेने को लेकर एनआईटी प्रशासन ने पत्राचार किया था, जिस पर वन विभाग की टीम ने कई दौर के निरीक्षण कर हरे पेड़ों का आकलन किया था। अब जाकर एनआईटी के स्थायी परिसर के निर्माण में फंसा पेच हल हो पाया है। गैरसैंण में 14 सूत्री मांगों को लेकर अनशन जारी। हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। हरिद्वार चंडीघाट में गंगा पर बन रहे नए पुल का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुल का निर्माण काम पूरा होने सुरक्षा ऑडिट करने के बाद जनवरी 2025 में पुल से वाहनों का संचालन शुरू कर देगी। चंडीघाट पुल हरिद्वार को उत्तर प्रदेश गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ता है। नए पुल का निर्माण होने के बाद ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बीते जून में NHAI नजीमाबाद ने चंडीगढ़ नए पुल का निर्माण काम बंद कर दिया था। जून से अगस्त तक गंगा कई दफा चेतावनी और खतरे के निशान से ऊपर बहती रही थी। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा के भीतर काम करे विभिन्न मशीनों और पुल के निर्माण सामग्रियों को गंगा से बाहर निकाला गया था। NHAI ने निर्माण कार्य बंद कर दिया था। गंगा का जलस्तर बढ़ा रहे तीन महापुल का निर्माण काम शुरू न हो सका था। सितंबर से गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा है। गंगा का जलस्तर घटने के बाद NHAI ने पुल का निर्माण काम शुरू कर दिया है। पुल का 85% काम पूरा हो चुका है। संबंधित कार्यदायी संस्था को भी NHAI ने दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का समय दिया हुआ है। अधिकारी दिसंबर तक काम पूरा होने की उम्मीद जताए रहे हैं। हरिद्वार में सुबह शाम गहरी धुंध और दिन में धूप से राहत। रामनगर में होटल रिजॉर्ट की भूमि की होगी जांच। रामनगर में भू कानून उल्लंघन के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने रिजॉर्ट एवं होटलों की जमीनों की जांच पड़ताल शुरू करेगा। दरअसल कुछ मामले ऐसे सामने हैं जिनमें भू कानून का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। कृषि व रिजॉर्ट का निर्माण कर दिया गया है। इसे प्रशासन ढिपोली, सवालदी, क्यारी और ढेला में बनाए गए रिजॉर्ट और होटलों की जमीन की जांच में जुट गई है। अधिकारियों को निर्माणाधीन रिजॉर्ट व होटलों की जमीनों पर बड़े स्तर पर खेल की आशंका है। बनबुलपुरा हिंसा के आरोपी मलिक को नहीं मिली राहत। हल्द्वानी खाद न मिलने पर गोलापार के किसानों का धरना प्रदर्शन। पिथौरागढ़ 686 प्रधानों ने दिया BPDO को कार्यभार, अब प्रशासक करेंगे राज। ग्राम पंचायत को कार्यकाल समाप्त होने के बाद सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक के तौर पर संचालित करेंगे। उन्हें कार्यभार मिल गया। प्रशासक तैनात होने के बाद 686 ग्राम प्रधानों के खातों पर आहरण वितरण के रोक लग गई है। तहसीलों में प्रशासक को अब परिवार रजिस्टर, पंचायत के विकास कार्य को सहित अन्य रूटीन कार्यों को करेंगे। जन कल्याणकारी योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी प्रशासकों के हाथ में रहेगी। ग्राम पंचायतों का कार्यभार समाप्त होने के बाद अब तक जो कार्य आसानी से गांव के जनप्रतिनिधियों की ओर से पूरे किए जाते थे, वही कार्य कराने के लिए लोगों को ब्लॉक कार्यालय में अधिकारियों को चक्कर लगाने पड़ेंगे। ग्राम पंचायत में तैनात प्रशासक सामान्य कार्यों का ही निर्वहन करेंगे, वही नीतिगत निर्णय लेने का कार्य नहीं कर पाएंगे। वही प्रधानों ने कार्यकाल नहीं बढ़ने व प्रशासकों चुनौती पर तैनाती पर सवाल उठाए हैं। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन का कहना है कि कोरोना काल में 2 साल लगभग प्रधानों का कार्य बाधित रहा। गांव के विकास के लिए जो योजना बनाएगी वो ठंडे बस्ते में चली गई। स्थिति सामान्य होने के बाद धनराशि जारी होने में काफ़ी देर हुई। अगले 2 साल अतिरिक्त समय मिलता तो गाँव के लिए जो योजना बनाई गई थी वो पूर्ण होती और लोगों को लाभ मिलता। बनबसा में आर्मी परिसर में सेना की भर्ती हुई शुरू। बैरीरैक बनकोट में शरदोत्सव का रंगारंग आगाज। चंपावत जिला अस्पताल में बनेगा डायग्नोस्टिक विंग और पार्किंग। चंपावत के जिला अस्पताल में डायग्नोस्टिक विंग और पार्किंग बनेगी। कार्यदायी संस्था RWD के 1050 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति मिल गई है। पार्किंग में 69 कार और 75 मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मेडिकल रूम और तमाम अन्य कार्य किए जाएंगे। कार्यदायी संस्था शीघ्र टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगा। चंपावत जिला अस्पताल में शीघ्र डायग्नोस्टिक विंग और पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू होगा। भूतल में बनने वाली पार्किंग में 35 कार और 29 बाइक खड़ी होंगी, जबकि प्रथम तल में 34 कारें और 45 बाइक क्षमता की पार्किंग का निर्माण होगा। द्वितीय तल में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मेडिकल कक्ष और चिकित्सा कक्ष बनेंगे। इसके निर्माण में जिला अस्पताल में पूर्व बनाए गए 6 कक्ष
भी हो जाएंगे, जिससे अन्य कक्षों का अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तीसरे तल में बहुउद्देशीय हॉल रिक्रिएशन रूम बनेगा। इसके अलावा 3 मंजिला भवन में लिफ्ट भी लगाई जाएगी। भवन के दोनों तरफ सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। भवन को भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जाएगा। यहाँ आंतरिक जल मल, आंतरिक व बाह्य बिजली संयोजन, टेलीफोन कंड्यूट्स और पावर वायरिंग, फायर फाइटिंग और फायर अलार्म सिस्टम लगाने का प्रावधान भी किया गया है। अल्मोड़ा पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा मेडिकल कॉलेज एकमात्र बाल रोग विशेषज्ञ के भरोसे रह गया है। इन्हीं पर बच्चों के स्वास्थ्य और PICU की जिम्मेदारी है। एकमात्र विशेषज्ञ होने से मरीजों को दिक्कतें बढ़ गई हैं। मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विशेषज्ञ के कुल 8 पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 3 पदों पर ही तैनाती की गई है। किसी तरह इन 3 डॉक्टरों के भरोसे अस्पताल की व्यवस्था चल रही है, लेकिन अब इन 3 में से एकमात्र बाल विशेषज्ञ ही मेडिकल कॉलेज में रह गए हैं। एक बाल रोग विशेषज्ञ के पास पिथौरागढ़ परिवार होने से यहाँ सेवाएं नहीं दे पाते। वहीं अब दूसरे बाल रोग विशेषज्ञ भी मेडिकल कॉलेज छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। इस कारण से पूरा मेडिकल कॉलेज अब मात्र बाल रोग विशेषज्ञ के भरोसे। हालांकि इसके साथ एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की भी तैनाती की गई है, लेकिन बाल रोग विशेषज्ञ एक ही होने से बच्चों के स्वास्थ्य की तो जिम्मेदारी उनके पास है ही, साथ ही PICU का भी संचालन उन्हीं की ओर से किया जा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ एक ही होने से मरीजों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द अस्पताल में दूसरे बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की है। घनियाधौली सिंगोली सड़क को डामरीकरण का इंतजार। मंडल शिला में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। देहरादून राज्य में दिव्यांगों की यूनिक ID बनाने में बरती गई कोताही। उत्तराखंड में दिव्यांगों की यूनिक ID बनाने में अस्पताल और CMO कार्यालयों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रदेश भर में दिव्यांगों की यूनिक ID के 3,532 आवेदन 3 माह से ज़्यादा से लंबित है। दिव्यांगों आवेदनों पर सुध न लेने के मामले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कड़ी नाराजगी जता रिपोर्ट तलब की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एक मामले में सुनवाई में लंबित प्रमाण पत्रों पर गहरी चिंता जगाई है। राज्य नोडल अधिकारी दिव्यांगजन प्रकाश चंद्र चौहान की ओर से सभी CMO जिला संयुक्त अस्पतालों को इस संबंध में पत्राचार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन अस्पतालों के स्तर पर आवेदन लंबित है उनकी जांच कर स्वीकृत या अस्वीकृत करें। 1 सितंबर तक उन्हें पूरा का रिपोर्ट देने को कहा गया है।